Good morning, friends. My name is Vijay Gosavi. I am here to welcoming you in IT Teamwork family. I hope you will make your career in IT industry very well. Okay, I hope you will do best in IT industry. I would like to introduce your hardware faculty, Mr. Aziz Khan. Okay, he's Mr. Aziz Khan. Mr. Aziz Khan is there in this industry, in IT industry last 7 years. Okay, and he's going to take your lectures. I hope he will do best for you peoples. And once you finish your course, okay, we will make sure you will get 100% placement from our side. This is what I wanted to say. Welcoming you. Good morning, friends. Today I will going to teach about computer hardware. हार्डवेयर वर्ड ये आप लोग स्टार्टिंग से सुनते चले आए होंगे कि हार्डवेयर क्या है, ठीक है। तो हार्डवेयर वर्ड तुम लोगों ने सुना रहेगा। हार्डवेयर, मोबाइल हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, प्लम्बिंग हार्डवेयर। तो ये हार्डवेयर वर्ड का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे समझाता हूं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर, ओके, हार्डवेयर का मीनिंग ही इसके वर्ड के बीच में छुपा हुआ है। अगर आप लोग हार्डवेयर को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो हार्डवेयर वर्ड को ब्रेक कर दो, ठीक है। हार्ड प्लस वेयर, ओके, हार्ड प्लस वेयर। हार्ड का मतलब होता है ठोस, एंड वेयर वर्ड हम लोग कहां यूज करते हैं, जहां पे ह्यूमन मेड थिंग्स होता है, यानी जहां पे इंसान वो चीज बनाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर, यानी सब सारी चीजें तो कंप्यूटर पूरी की पूरी चीजें इंसान ने बनाई है, लेकिन उसके अंदर ठोस क्या बनाया है, जो ठोस है वो हार्डवेयर है। एग्जांपल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे के सारे पार्ट्स हार्डवेयर है, ठीक है। अब कंप्यूटर का एक्चुअली में पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो इस तरह से, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर which we can see and touch, those part known as computer hardware. Example जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क एटसेट्रा। ओके, नाउ हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर दो टाइप्स के हार्डवेयर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसको थ्योरी वे से एक्सप्लेन किया गया है, उसको कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में, इंटरनल हार्डवेयर एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है मैं आप लोग को ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूं। हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल हार्डवेयर पार्ट। इंटरनल हार्डवेयर पार्ट हम लोग वही समझते हैं जो सीपीयू के अंदर होता है। इट मीन्स सीपीयू जो कैबिनेट होता है, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आप लोग को मैं बताता हूं यहां पे। इंटरनल हार्डवेयर, सीपीयू पार्ट। सीपीयू पार्ट के अंदर मीन सीपीयू का जो पार्ट होता है, जैसे उसके अंदर होता है मदरबोर्ड, उसके अंदर होता है प्रोसेसर, उसके अंदर होता है हीटसिंक फैन, उसके अंदर होता है एसएमपीएस, उसके अंदर होता है सीडी रोम, हार्ड डिस्क एटसेट्रा। ऐसे जितने भी पार्ट्स होते हैं जो हम लोग देखते नहीं है, मतलब कि कैबिनेट पूरा पैक होता है, हमें दिखाई नहीं देता कि अंदर क्या है, तो वो सारे पार्ट जो होते हैं वो इंटरनल हार्डवेयर होता है। और सेकेंड वन एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर जो होता है जो सीपीयू से कनेक्टेड होता है, वो सारे पार्ट एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। इट मीन्स हम लोग उसको एक वे में बोलते हैं पेरिफेरल पार्ट्स। एग्जाम्पल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं, पेरिफेरल पार्ट्स। नाउ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, अभी हम लोग जो फील्ड हम लोग सीख रहे हैं, इट मीन्स कि हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में सीख रहे हैं। सीधी सी बात है कि हम लोगों को जो सीखना है यहाँ पे वो कंप्यूटर के बारे में सीखना है। तो हम लोग को थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा कि कंप्यूटर के बारे में सीखने से पहले, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में सीखने से पहले हमें यह सीखना है कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या। ये जो वर्ड हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, प्राइमरी सेक्शन में भी सुना रहेगा, कॉलेज सेक्शन में भी सुना रहेगा कि कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, एंड हम लोग सुनते हैं कि कंप्यूटर क्या है। बेसिकली हम लोगों ने यही सुना है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बचपन से हम लोग सुनते चले आए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट अभी तक हम लोगों ने ये नहीं सीखा कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या, रियल में क्या है। तो मैं आज आप लोग को ये बताऊंगा कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या।
हार्डवेयर से हम लोग ये समझ चुके हैं कि एक्चुअली हार्डवेयर क्या है, बट हम लोग सीखने वाले थे कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए कंप्यूटर को सीखना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या, ठीक है। सो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा सबसे पहले कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। चाइल्डहुड में हम लोगों ने सीखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, थोड़े और बड़े हुए सेकेंडरी सेक्शन में भी हम लोगों ने यही सुना कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। सो बेसिकली देखा जाए तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई भी पूछे कंप्यूटर क्या है तो हम लोग यही कहते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो देखा जाए तो फ्रिज भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो क्या कंप्यूटर है वो? नहीं, एक्चुअली ये कंप्यूटर का एक्सप्लेनेशन का एक पॉइंट है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वैसे ही फ्रिज भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग अगर बात करना चाहें एक टॉपिक पे तो मैं पूछना चाहता हूं कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। ये जो वर्ड है ये कहां से आया, क्यों बना और किसने बनाया, इस चीज को हम लोग यहां पे देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर। सो कंप्यूटर को एक्सप्लेन करना है तो हम लोग ये, अगर हम लोग किसी से क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, तो हर किसी के जबान पे एक ही चीज है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच फॉलोज इंस्ट्रक्शन समथिंग समथिंग, पॉइंट्स बोल के वो समझाता है, बट फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही कहेगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा और हम लोग उसके बारे में ब्रीफ में सीखते हैं। अब आता है कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है। सो कंप्यूटर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर रियल में देखा जाए तो ये वर्ड आया है कंप्यूट वर्ड से, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वर्ड आया है कंप्यूट वर्ड से। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्यूट वर्ड ग्रीक से आया हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक में कंप्यूट वर्ड को अगर एक्सप्लेन करते हैं इंग्लिश में तो उसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। इट मीन्स हिंदी में हम लोग समझते हैं क्या बोलते हैं, हल करना। हिंदी में हम लोग बोलते हैं हल करना। अगर हम लोग हिंदी में बोले कंप्यूटर को क्या बोलते हैं तो हमें पता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कहते हैं संगणक, संगणक। अब संगणक को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो काफी ज्यादा संस्कृत वर्ड जैसा लगता है संगणक। अगर उसको और एक्सप्लेन करोगे तो हमें पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। संग मतलब होता है यंत्र, जैसा कि हिंदी में अगर देखा जाए तो संग मतलब यंत्र, गणक मतलब हिसाब करने वाला, गणक कंप्लीट हो गया हिसाब करने वाली मशीन, हल करने वाली मशीन। इट मीन्स और आएंगे इंग्लिश के टाइम पे तो टू कैलकुलेट मीन्स हिसाब करने वाला, हिसाब करना। ग्रीक में आ गए कंप्यूट, ठीक है। और उस वर्ड को एडजेक्टिव करके ईआर लगा के, जैसे कि बॉल, बॉलर, ठीक है। समथिंग कुछ और अगर हम लोग पॉइंट बोलेंगे सेल, बेचना मतलब बेचने वाला, सेलर कर देते हैं। वैसे ही कंप्यूटर वर्ड जो मिल गया है वो कैलकुलेट वर्ड को ट्रांसलेट करके ग्रीक में उसके अंदर एडजेक्टिव ऐड करके कंप्यूटर वर्ड को बनाया गया। बट कहीं कहीं पे हम लोग सुनते हैं कि कंप्यूटर वर्ड जो है इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है, इसका कुछ फुल फॉर्म है। बहुत से लोगों ने, बहुत सारे स्कॉलर्स ने स्टडी की, उसके ऊपर कंप्यूटर वर्ड को एक्सप्लेन किया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि भी छोटा कोई बच्चा है, उसका नाम उसके मम्मी डैडी ने रख दिया प्रेम, ठीक है। अब वो प्रेम स्टार्टिंग में प्यारा दिख रहा था, इसके लिए उसको रख दिया प्रेम, प्रेम नाम रख दिया। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आए। इट मीन्स कि वो इंटेलिजेंट हो गया, इतना इंटेलिजेंट हो गया कि वो मतलब उसके नाम पे उसका सूट नहीं हो रहा है कि वो प्रेम है, या फिर वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, या फिर वो काफी फेमस हो गया, बहुत ही मतलब इतना अपग्रेड हो गया कि हम सोच नहीं सकते थे कि ये प्रेम कल ऐसा हो जाएगा। देन क्या होगा कि उसके मम्मी डैडी थोड़ा सोचेंगे प्रेम नाम अब सूट नहीं कर रहा है, तो उसके कैरेक्टर वाइज हम लोग उसका नाम थोड़ा चेंज करते। बट क्या होगा कि सब कुछ अभी डिक्लेयर हो चुका, प्रेम है, प्रेम है, तो क्या करेंगे कि प्रेम एक शॉर्ट नेम रख देंगे, PREM, और उसको कहेंगे इसका फुल फॉर्म है, और P को कुछ दे देंगे, R को कुछ दे देंगे, E को कुछ दे देंगे और M को कुछ दे देंगे। सेम वैसे ही कंप्यूटर के साथ भी हुआ, ठीक है। कंप्यूटर का एक्चुअली में मैंने आप लोगों को बता दिया कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि कंप्यूट वर्ड जो है वो ग्रीक से आया और उसको इंग्लिश में कैलकुलेट कहते हैं, जिसकी वजह से वो होता है कैलकुलेटर। बट अभी हम लोग कैलकुलेटर बोल दिए, अभी कैलकुलेटर था क्या कंप्यूटर स्टार्टिंग में, वो हम लोग देखेंगे कैलकुलेटर था या नहीं था, ठीक है। सी कुछ स्कॉलर्स ने क्या किया, कंप्यूटर वर्ड को, बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे आप, बहुत सारी जगह पे आप चेक करोगे, नेट पे जाके चेक करोगे तो आपको कंप्यूटर वर्ड का ना एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उसके अंदर उसका फुल फॉर्म भी आएगा, ठीक है। कुछ लोगों ने अलग तरीके से अलग अलग फुल फॉर्म बनाए। बहुत सारी बुक्स आप पढ़ोगे तो कहीं पे ई का कुछ अलग फुल फॉर्म मिलता है, कहीं पे पढ़ोगे तो आर का कुछ अलग मिलता है। तो जितने भी आप बुक प्रेफर करोगे ना, तो हर स्कॉलर अपने अपने बुक में अलग अलग टाइप का फुल फॉर्म बना के रखा है, जो जैसा स्कॉलर जैसा है, ठीक है। अभी सी को फुल फॉर्म में, सी का फुल फॉर्म रखा कॉमन,
ओ का नाम रखा ऑपरेटिंग, एम का नाम रखा मशीन, ठीक है, पी का नाम रखा पर्टिकुलरली, यू का नाम रखा यूज फॉर, और टी का नाम रखा ट्रेडिंग, ई का एजुकेशन, आर का रिसर्च। अब अगर मैं इसको कंप्लीट ब्रीफ में लेके चलूं, एक वर्ड को पूरा एक साथ ऐड करूं और एक्सप्लेन करूं, तो इसका मतलब होता है अ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेडिंग, एजुकेशन, एंड रिसर्च। इट मीन्स आज ऐसा ही हो रहा है ना कंप्यूटर का यूज, कहां कैलकुलेशन के लिए कहां यूज कर रहे हैं हम लोग, आज हम लोग कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, हर एक कामों के लिए यूज कर रहे हैं। इसके लिए उसका फुल फॉर्म निकाला और उसको कंप्लीट उसके फंक्शन के हिसाब से सेट किया गया। बट टुडे कंप्यूटर इज नॉट ए कैलकुलेटर। कंप्यूटर का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? कैलकुलेटर। अगर हम लोग उसको एक्सप्लेन करें दूसरे वे में, तो कंप्यूटर मतलब कैलकुलेटर, कंप्यूटर मीन्स कैलकुलेटर। बट क्या कंप्यूटर कैलकुलेटर है? आज का कैलकुलेशन कर रहा है? नहीं, आज कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आज कुछ उससे ज्यादा कर रहा है। बट कंप्यूटर को कैलकुलेटर क्यों कह रहे हैं, इसका जनरेशन जरा हम लोग देख लेते हैं। अब बात आती है कंप्यूटर को बनाया किसने। कोई एक पर्सन फिक्स नहीं है कि कंप्यूटर को इसने बनाया, लेकिन अगर हम लोग बुक प्रिफेयर करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, हिस्ट्री चेक करेंगे, तो हम लोग को एक पर्सन का नाम आता है जिसका नाम है चार्ल्स बेबेज, जो लंदन के थे, ठीक है। इन द ईयर ऑफ 1823, इन द ईयर ऑफ 1823, दैट फेमस मैन हुज चार्ल्स बेबेज, जिसने क्या किया था, एक इंजन बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। अब वो डिफरेंस इंजन क्या कंप्यूटर था? चार्ल्स बेबेज को तो लोगों ने फादर ऑफ कंप्यूटर बोल दिया कि वो फादर ऑफ कंप्यूटर है, तो क्या उन्होंने कंप्यूटर बनाया था? नहीं, उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था 1823 में। उनकी रिसर्च थी, उन्होंने काफी कुछ टेक्नोलॉजी में किया। मैथमेटिशियन थे वो, लंदन के बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक इंजन जनरेट किया जो इलेक्ट्रिक से नहीं चलती थी, क्योंकि 1823 में शायद इलेक्ट्रिक तो आया ही नहीं था। 1823 में इंजन चल रहा था विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्यों बोला गया चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर? मैं आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर आखिर वो क्यों है तो क्यों है। 1823 में जो इंजन उन्होंने जनरेट किया, डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन में क्या होता था, दो कैरेक्टर, मीन्स अगर नंबर हम लोग ले लें, न्यूमेरिकल नंबर, मैं अगर बोलूं 2 और कंपेयर करूं 4 के साथ, तो इसमें हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग के ध्यान में आएगा कि 2 लेस देन 4, 4 ग्रेटर देन 2, ये हमारे दिमाग में आएगा। तो वो इंजन कुछ इस तरह से डिफरेंस दिखाता था नंबर्स के बीच में। तो उन्होंने रिसर्च की थी, एक इंसान की सोच, एक इंसान का ब्रेन कहां तक जाता है, नंबर्स को देखते ही तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन करता है कि 4 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज लेस देन 4। सेम उन्होंने वो जो इंजन बनाया था, बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर, व्हील्स थे, उसके अंदर स्प्रिंग सिस्टम थे, मतलब काफी कुछ रिसर्च किया उन्होंने और इंजन को जनरेट किया। जैसे कि स्टेशन पे हम लोग देखते हैं, वेटिंग मशीन होता है, वहां पे हम लोग खड़े होके कॉइन इंसर्ट करते हैं, देन हम लोग का वेट वहां पे शो करता है, ठीक है। सो कैलकुलेशन समथिंग करके वो हम लोग को टिकट देता है। सेम वैसे ही चार्ल्स बेबेज ने कुछ ऐसे ही मशीन जनरेट किया था डिफरेंस इंजन का, जिसके अंदर हम लोग को आउटपुट जो मिलता था वो टिकट के थ्रू मिलता था, टिकट के थ्रू प्रिंट होके मिलता था। नाउ चार्ल्स बेबेज ने इसी रिसर्च को थोड़ा सा डेवलप किया और उसने क्या किया, एनालिटिकल इंजन जनरेट किया, एनालिटिकल इंजन। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रिक उस वक्त यूज ही नहीं हो रहा था वहां पे। और डिफरेंस इंजन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के बाद थोड़ा सोचा कि क्यों ना मैं एनालिटिकल इंजन जनरेट करूं जिसके अंदर मैथ्स के कैलकुलेशन हो सके। इट मीन्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 + 2 करने के बाद क्या होता है, ऐड होता है, 2 - 2 करने के बाद क्या होता है, एंड 2 × 2 करने के बाद क्या होता है। तो समथिंग मैथ्स के जो कैलकुलेशन है शॉर्ट आंसर्स के लिए, वैसा उसने क्या किया, एक इंजन जनरेट किया जिसका नाम रखा एनालिटिकल इंजन, टू डू कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। एनालिटिकल इंजन के अंदर व्हील्स, चैन, ये सब सारी चीजें उसके अंदर सेट थी। अभी कैसा कि कैलकुलेशन वो करता कैसे था, एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग, जैसे मैंने सूटकेस के बारे में बताया आप लोग को कि पासवर्ड सेट कर दो एंड उसको लॉक कर दो, उसके बाद जब तक वो व्हील्स घुमाएंगे नहीं अंदर का लॉक ओपन नहीं होगा। सेम वैसे एनालिटिकल इंजन के अंदर कुछ सिस्टम्स थे कि आपने व्हील्स को सेट किया 2 और उसके बाद एक सिंबॉलिक होता था जिसके अंदर मैथ्स के जो सिंबल है, साइंस है, प्लस माइनस जो भी है, सेट किया प्लस, ठीक है, इस साइड प्लस, इस साइड 2, व्हील्स को राउंड अप किया, उसके बाद इस साइड भी राउंड अप किया, एंड उसके अंदर हैंडल होता था जिसको हम लोग को रोटेट करना पड़ता था। रोटेट किया और आंसर आपको टिकट में प्रिंट होकर मिलता था 4। मीन्स क्या हुआ, चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था,
उसके लैंग्वेज में हम उसने नाम रखा एनालिटिकल इंजन। बट आप मुझे बताइए कि उसका नाम क्या हो सकता है आज की जनरेशन के लिए? कैलकुलेटर। मीन्स उसने क्या बनाया? कैलकुलेटर बनाया। लेकिन जब उसने ये मशीन जनरेट कर दी तो उन्होंने क्या किया, लंदन में सारे मैथमेटिशियन को बुलाया और अपना ये मशीन दिखाया। दिखाने के बाद मतलब सब में अनाउंसमेंट हो गया कि चार्ल्स बॉय ने एक इंजन बनाया, एनालिटिकल इंजन, जो मैथ्स के कैलकुलेशन कर सकता है। जैसे कि छोटे मोटे कैलकुलेशन, 2+2 डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस समथिंग, जो भी है मैथ्स के कैलकुलेशन वो सॉल्व कर रहा था। उसके बाद काफी साइंटिस्ट आए, सब लोगों ने रिसर्च किया, बट चार्ल्स बॉय जैसा इंजन किसी ने नहीं बनाया। मीन्स कैलकुलेटर तो आ ही चुका था, चार्ल्स बॉय ने कैलकुलेटर बना ही दिया था, बट नाम नहीं किया था। नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। ईयर थोड़ा आगे गया, 1946 आया। 1946 में हम लोग जानते हैं उस कंपनी को, आईबीएम कंपनी को। आईबीएम कंपनी ने क्या किया, रिसर्च किया उसी सिस्टम पे, बट वो इलेक्ट्रॉनिक में किया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किया। और उसने आईबीएम कंपनी ने ENIAC एक मशीन बनाया। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो ये जो मशीन बनाया ये कैलकुलेटर था, बट कंप्लीट एक नाम नहीं मिला था इसको। इसके लिए इसका नाम बहुत ब्रीफ में था, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। सो ये क्या कर रहा था? सेम थिंग, बट इसका प्रोसेस जो था बहुत स्लो था। अगर हम लोग 2+2 ऐड करते, आंसर हमको हाफ आवर के बाद मिलता। अगर हम लोग इसके अंदर 2x2 करते तो काफी टाइम लेता, ठीक है। बट था ये इलेक्ट्रॉनिक, इसके अंदर कोई व्हील्स, कोई सिस्टम ऐसा नहीं था। तो क्या था इसके अंदर? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो था इलेक्ट्रॉनिक का, वो वैक्यूम ट्यूब था। (1946) में आईबीएम ने ENIAC को बनाया, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनरेशन स्टार्ट हो गया। यहां पे कैलकुलेटर जो उसने जनरेट किया आईबीएम कंपनी ने, आईबीएम कंपनी को हम लोग सब लोग जानते हैं कि आईबीएम क्या है, ठीक है। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, रिसर्च होने के बाद सबको लगा कि हो सकता है आईबीएम ने पहला कंप्यूटर बनाया। बट मेथड क्या था, प्रोसेस क्या था, रिसर्च किस चीज पे थी? एक कैलकुलेशन पे, मैथ्स के कैलकुलेशन पे रिसर्च थी। जब देखा गया, हिस्ट्री चेक की गई, तो क्या दिखाई दिया? कैलकुलेटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। और वहां पे सबको पता चला कि पहले से ही किसी ने कैलकुलेटर बना चुका है। पहले कोई था लंदन का वो पर्सन जिसका नाम है चार्ल्स बेबेज, इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर हम लोग जो कहते हैं वो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। बट आज के कंप्यूटर के लिए उनका नाम है कि ये फादर ऑफ कंप्यूटर जो है उसने ये मशीन बनाई थी? नहीं। आज की जो मशीन है उसको हम लोग कहते हैं वर्सटाइल मशीन। वर्सटाइल मशीन का मतलब होता है, वर्सटाइल मशीन मतलब वो मशीन जो अदर मशीन के वक्त अकेला करे। एग्जाम्पल, जैसे कल कैलकुलेशन की जरूरत थी तो हम लोग क्या यूज कर रहे थे? कैलकुलेटर। अगर हम लोग को सॉन्ग सुनना तो हम लोग क्या यूज कर रहे थे? ऑडियो टेप, सीडी प्लेयर। हम लोग को कल के दिनों में हम लोग गेम खेलते थे तो हम लोग के पास होता था वीडियो गेम, स्पेशली वीडियो गेम। और अगर हम लोग को टीवी सिस्टम, अगर हम लोग को टेलीविजन देखना होता तो हम लोग टीवी यूज करते थे। बट आज के कंप्यूटर में ये सब चीजें हम लोग को रिक्वायर नहीं है, मतलब इतने सारे पार्ट्स हम लोग को खरीदने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इतने सारे चीजें हम लोग को परचेस करने की जरूरत नहीं। गेम्स खेलना है कोई जरूरत नहीं आप वीडियो गेम खरीद के रखो, कैलकुलेशन करना है आप कोई जरूरत नहीं कि कैलकुलेटर ले लो। कंप्यूटर ये सारी चीजें अकेले कर सकता है, इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन। मीन्स अगर कंप्यूटर के वर्ड को लेके चले कंप्यूटर, तो कंप्यूटर वर्ड ये कंप्यूटर के लिए ठीक नहीं लगता कि कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर का रियल मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया, कंप्यूटर मतलब होता है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर आज का कंप्यूटर कैलकुलेटर है? नहीं, आज का कंप्यूटर वर्सेटाइल मशीन है। इसके लिए कंप्यूटर जो है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब जो डिफरेंट मशीन करती है वो आज ये सब कुछ कर सकता है। कंप्यूटर को कुछ लोगों ने फुल फॉर्म दिया, जैसा कि फुल फॉर्म मैंने बताया, तो वो भी डेफिनेशन के अंदर आ जा रहा है, कंप्यूटर का पूरा एक्सप्लेनेशन उसके अंदर आ जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर वर्सेटाइल मशीन है, यानी सारे अदर मशीन के काम अकेले कर रहा है। एग्जाम्पल कैलकुलेटर का काम कर रहा है, एग्जाम्पल वीडियो गेम का काम कर रहा है, टेलीविजन सिस्टम का भी काम कर रहा है। टुडेज कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन। ओके, तो आज का कंप्यूटर कैलकुलेटर नहीं रहा, आज का कंप्यूटर वर्सेटाइल हो गया, जो अदर मशीन के वक्त अकेला कर रहा है, ठीक है। नाउ अब कंप्यूटर का जो जनरेशन हम लोग आज देख रहे हैं, आज का जनरेशन जो कंप्यूटर का चल रहा है वो वर्सेटाइल जनरेशन है। इसका मतलब कि कंप्यूटर आज कुछ भी कर रहा है, हर मशीन के काम कर ले रहा है। तो इसके पहले के मशीन्स कैसे थे और उसके अंदर क्या यूज हो रहा था, तो मैं आप लोग को यहाँ पे ब्रीफ में बता रहा हूँ चार्ट के थ्रू।
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों बोला, कंप्यूटर के फादर कौन है। अभी तो जनरेशन में देखेंगे कि कंप्यूटर के जनरेशन में क्या क्या चेंजेस आए और कैसे कैसे कंप्यूटर डेवलप हुआ। ठीक है, तो टोटली देखा जाए तो अभी तक टोटल 5 जनरेशन आए, बट 5th जनरेशन अभी अंडर डेवलपमेंट में है। उसमें से हम लोग 4 जनरेशन देखेंगे, 5th पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। ओके, देखो यहां पे सबसे पहले जनरेशन जो आया ना, जनरेशन में भी हम लोग अलग अलग पॉइंट पे ध्यान देके जनरेशन को बाहर निकाले। जैसे कि अगर हम लोग साइज के ऊपर ध्यान दे तो कंप्यूटर के जनरेशन बहुत हो सकते हैं, और अगर हम लोग मॉनिटर के ऊपर ध्यान दे तो जनरेशन बहुत हो सकते हैं। अगर हम लोग इनपुट सिस्टम पे अगर ध्यान दे तो जनरेशन बहुत सारे हो सकते हैं। बट जनरेशन जो आया, जो जनरेशन 4 या 5 जनरेशन की हम लोग जो बातें करते हैं, वो जनरेशन आया मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के ऊपर। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की वजह से टोटल जनरेशन अभी तक 4 जनरेशन आ चुके, 5th अभी डेवलपमेंट में है, जिसमें से हम लोगों ने उसको कैटेगराइज किया है मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बेस के ऊपर। ठीक है, तो वो इस तरह से देखिए, सबसे पहले पीरियड, जनरेशन का पीरियड देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट देखेंगे एंड उसकी साइज देखेंगे और उसकी स्पीड देखेंगे। यहां पे जनरेशन जो पहला आया वो आया था 1946 में। अभी ईयर की अगर बात करेंगे ना तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे तो बहुत सारी बुक्स में कैसा है कि किसी किसी में 1945 आ रहा है, किसी किसी में 1947 आ रहा है। तो ये जनरेशन का जो स्टार्टिंग का जो ईयर का और एंडिंग ईयर का जो प्रॉब्लम है वो डिपेंड करता है ऑथर के ऊपर। ऑथर ने क्या किया, ईयर को इस वे से निकाला, किसी ने 1945 कर दिया, किसी ने 1947 कर दिया। बट एक रेशियो में अगर देखा जाए तो मोस्टली आपको मिलेगा 1946। ये जनरेशन चला था 1959 तक, जो फर्स्ट जनरेशन हम लोग जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब, इसके अंदर यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब। ओके, नाउ इसकी जो साइज थी वो बहुत बड़ी थी। इटमें यहां पे हम लोग बोलते हैं वेरी बिग साइज। साइज अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो बुक्स में आता है, ऑथर जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है, उसके अंदर साइज, उसका एग्जैक्ट साइज जो बताया जा रहा है 30 to 50 फीट की साइज थी। ओके, उसकी स्पीड जो थी वेरी स्लो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर आया जिसका नाम था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ये कंप्यूटर जब हम लोग इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन इनपुट करते थे, फॉर एग्जांपल 2+2 ऐड किया तो 2+2 आपको आउटपुट मिलने के लिए अप्रोक्सीमेट 15 मिनट्स या हाफ आवर्स आपको लगी जाएगा। ठीक है, इसके लिए बहुत ही स्लो था। बट रिसर्च जारी रही, रिसर्च चलती रही। ठीक है, और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का आ गया जो 1959 से लेके 1965 तक चला। अब वैक्यूम ट्यूब की जो बात हम लोग किए फर्स्ट जनरेशन में, स्टार्टिंग में फर्स्ट कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब कितना यूज हुआ था उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। किसी किसी बुक में लिखा है 10,000 वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, और कहीं कहीं पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 7,000 वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ। बट क्वांटिटी जो थी वो थाउजेंड्स में ही थी, मींस 7 to 10,000 के बिटवीन ENIAC सिस्टम के अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ। अगर हम लोग एक बात करें बल्ब की, अगर 1000 बल्ब मैं एक एरिया में रखता हूं तो साइज कितना कवर कर सकता है, आप अज्यूम कर सकते हो 7000 वैक्यूम ट्यूब। इट मींस कितना बड़ा हो सकता है, 30 to 50 फीट की साइज जो मैंने बात की, यानी कि वो भी साइज कम पड़ सकती है। तो इस वजह से उसका अरेंजमेंट करके वो कंप्यूटर को जनरेट किया गया था। उसके बाद मैंने बोला सेकंड जनरेशन आया 1959 से लेकर 65 तक चला। इसके अंदर क्या यूज हुआ, जहां पे 7000 वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा है, यानी कि वही मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट था जो कंप्यूटर को स्पीड दे रहा था, जो कंप्यूटर को चला रहा था, ENIAC पे जो वर्क कर रहा था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर क्या था, ट्रांजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है जो 1000 वैक्यूम ट्यूब का पावर अकेला होता है। मींस अगर मैं बात करूं एक ट्रांजिस्टर, इट मींस वो 1000 वैक्यूम ट्यूब का पावर अकेला उसके अंदर है। तो यहां पे हम लोग अपने ही माइंड से अगर सोचे कि एक ट्रांजिस्टर 1000 वैक्यूम ट्यूब का पावर रख रहा है, और अगर मैं 1000 ट्रांजिस्टर यूज कर दूं तो 1000 into 1000 कर सकते हैं आप, यानी कि क्वांटिटी बहुत हो जा रही है, यानी काफी वैक्यूम ट्यूब का पावर अकेला मींस कम ट्रांजिस्टर के अंदर ही स्पीड इंक्रीज हो जा रही है। सीधी सी बात है, ट्रांजिस्टर अगर मैं यहां पे कम से कम भी यूज करूंगा
तो जितना भी क्वांटिटी में यूज करूंगा उतना हजार यानी उतना थाउजेंड्स आपका वैक्यूम ट्यूब का पावर आ रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है कि साइज भी कम हो जा रही है, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से छोटा था और पावर ज्यादा था, साइज ऑटोमेटिक रिड्यूस और स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज, जितना मुझे रिक्वायर है, थोड़ा सा मैं ज्यादा स्पीड चाहता हूं तो थोड़ा ज्यादा ट्रांजिस्टर यूज करूंगा। इसके लिए साइज क्या हो गई, इसको बिग में कर रहा हूं और यहां पे स्पीड क्या कर रहा हूं, स्लो। ठीक है, नाउ ये था ट्रांजिस्टर का जनरेशन। रिसर्च जारी रही, थर्ड जनरेशन आ गया। थर्ड जनरेशन में आखिर क्या चेंजेस हुआ, थर्ड जनरेशन में चेंजेस हुआ, जो ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर की जगह पे नया इलेक्ट्रॉनिक पार्ट रिसर्च किया गया जिसको हम लोग कहते हैं आईसी। ये चला 1965 से लेके 1959। आप ईयर का अगर देखोगे तो आईसी का जनरेशन की हिस्ट्री आती है। 1965 में आईसी की रिसर्च की गई थी। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स एक ऐसा सर्किट चिप, एक ऐसा सर्किट कंपोनेंट जो कंप्यूटर के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करता, मीन्स इंटेलिजेंस जैसा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक आईसी का अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो उसका एडवांटेज ये था कि उसके अंदर थाउजेंड्स ट्रांजिस्टर का पावर आ रहा था। सीधी सी बात है, जैसा कि 1000 वैक्यूम ट्यूब का पावर एक ट्रांजिस्टर में, वैसे ही मीन्स 1000 कहने का मतलब एक रेशियो मान के चल रहे, ऐसा ऑथर कह रहे, जिन्होंने रिसर्च की, जिन्होंने बुक्स पे ये किया, जिन्होंने हिस्ट्री पूरी स्टडी की, उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 1000 ट्रांजिस्टर का पावर आईसी में आ गया। अब आईसी जब जनरेशन जब आईसी का स्टार्ट हुआ तो सीधी सी बात है, हम लोग अगर ध्यान देंगे तो किस पे ध्यान देंगे, स्पीड के ऊपर, क्योंकि ट्रांजिस्टर थोड़ा फास्ट हो गया एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब के जनरेशन से। तो आईसी आने से क्या हो गया, स्पीड और इंक्रीज होगी। तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि साइज भी रिड्यूस हो जाएगी, यानी यहाँ पे साइज हो गई थी स्मॉल साइज, ठीक है, एंड स्पीड जो हो गई थी लिटिल फास्ट। यहाँ पे स्पीड हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड का हम लोग क्या कहेंगे कि थोड़ी सी फास्ट हो गई थी, यानी कि हम आईसी के जनरेशन को यूज करने लगे थे। कब, माय मिस्टेक, कट करेंगे, 1965 से लेके 1970 तक चला था। यहाँ पे मेरे लिखने में मिस्टेक होगी। ओके, देखिए 1965 से 70 में आईसी का जनरेशन स्टार्ट हो गया। अब ये जनरेशन वो था जहां पे हम लोग अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो हम लोग यूज करते थे टेप, रेडियो सिस्टम, जहां पे हम लोगों ने सुना रहेगा आईसी इसका खराब हो गया, इसका आईसी खराब हो गया। वही आईसी की बात हो रही है यहाँ पे। आईसी एक इंटेलिजेंट सर्किट होता है, ठीक है, जो अदर कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करता है, जिसके अंदर बाइनरी कोड्स होते हैं। ओके, नाउ ये जनरेशन खत्म होते होते फोर्थ जनरेशन आ गया 1970 में। कहीं कहीं आप बुक्स में पढ़ोगे तो 1975 ईयर्स भी काउंट होता है और कहीं कहीं पे 1979 भी काउंट होता है। बट ज्यादातर बुक्स में आप पढ़ोगे, अगर आप साइक्लोपीडिया पे जाते हो, इंसाइक्लोपीडिया पे चेक करते हो तो 1970 भी आता है। तो 1970 में माइक्रो प्रोसेसर को जनरेट किया गया। आईसी कैसा है, आईसी माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन का ही पार्ट है, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर आईसी का जनरेशन का ही पार्ट है, क्योंकि प्रोसेसर में कैसा है कि छोटी छोटी आईसीज जो है प्रोसेसर के सर्किट पे रखी जाती थी। पहले प्रोसेसर कुछ डिफरेंट टाइप में आता था, सर्किट बोर्ड होता था, उसके ऊपर आईसी को सेट करके यूज किया जाता था। अब कैसा हो गया, हम लोग नॉर्मल प्रोसेसर जो देखते हैं, एक शेप होता है लिटिल स्क्वायर शेप में, उसके ऊपर छोटे छोटे आईसी होते हैं। माइक्रोन आईसी होने की वजह से क्या हो रहा है, उसका नाम पड़ जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर। इट मींस आज जो जनरेशन यूज हो रहा है, हम लोग जो यूज कर रहे हैं, वो आईसी का ही जनरेशन है। ठीक है, तो यहां पे मैं बता रहा हूं आपको माइक्रो प्रोसेसर, यानी फोर्थ जनरेशन हम जो यूज कर रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर का है, जिसको हम लोग कहते हैं सीपीयू। सीपीयू भी बोलते हैं, यानी प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बट वो बॉक्स के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा जो हम लोग कैबिनेट देख के कहते हैं कि ये सीपीयू है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट इंटरनल हार्डवेयर पार्ट में जा रहा है प्रोसेसर। ओके, नाउ साइज की बात अगर करूं तो हम लोग डेस्कटॉप पे यूज करते हैं, अपने हाथों पे यूज करते हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं आजकल, इवन मोबाइल भी यूज कर रहे हैं। तो वो जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, दैट इज कंप्यूटर टाइप्स में हम लोग देख सकते हैं उसको, जिसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आएंगे कंप्यूटर्स के। एंड यहाँ पे स्पीड जो आ रही है वेरी वेरी फास्ट, राइट। आज हम लोग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, तो देख रहे हैं कि अगर मैं कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन इनपुट करता हूं तो मुझे आउटपुट बहुत ही फास्ट मिलता है। यानी कि अगर मैं कीबोर्ड में मेरा गलती से भी हाथ प्रेस हो गया तो आउटपुट आने में टाइम नहीं लगेगा, यानी मैं वेट नहीं करूंगा कि 1 सेकंड बाद आएगा या 10 सेकंड बाद आएगा या 1 मिनट बाद आएगा, बिल्कुल नहीं, विद इन नैनो सेकंड वो आउटपुट मुझे मिल जाता है। अब देखें,
यहां पे जनरेशन 4th आ चुका, ठीक है। 1970 से ऑनवर्ड्स अभी तक चला आ रहा है ये जनरेशन। अब 5th जनरेशन की जो बात है, 5th जनरेशन जो आया वो रोबोटिक जनरेशन है, जो आज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी डेवलपमेंट में। जापान कंपनी होंडा असीमो कंपनी जो है इसको जनरेट कर रही है, अभी इसको रिसर्च में डाली हुई है, काफी हद तक इस पे काम हो चुका है, जापानीज कंपनी, जिसके अंदर मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर के नाम से जाना जा रहा है। जो मशीन बनाई जा रही है, आज हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं जिसके अंदर हम लोग मॉनिटर यूज करें, कीबोर्ड यूज करें, माउस यूज करें, तो ये जो भी चीज हम लोग यूज करें एक फिजिकली पार्ट है कि वो सब कुछ अटैच करने के बाद चल रहा है। बट 5th जनरेशन जो आएगा वो इन सब से हटके होगा, यानी एक ह्यूमनॉइड होगा, इंसानी शरीर जैसा होगा, जो मशीन होगा, रोबोट होगा, ओके, जिसके लिए हमें कोई इनपुट मींस हमें फिजिकली कहीं जाके हाथ से कीबोर्ड पे टाइप करने की जरूरत नहीं होगी, माउस यूज करने की जरूरत है, बस इंस्ट्रक्शन अपने माउथ से इंस्ट्रक्शन दो और यूज करो, गेट इट। तो वो 5th जनरेशन होगा, जो स्टार्ट कब हुआ, 1992 से स्टार्ट हुआ, 1992 से स्टार्ट हुआ और अभी तक वो डेवलपमेंट में है, काफी कुछ रिसर्च हो चुकी है, पर बहुत कुछ उसके अंदर बनाना बाकी है। समझ में आया आप लोग को? ओके, ठीक है। तो 5th जनरेशन रोबोटिक जनरेशन, आप लोग याद रखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइक्रो प्रोसेसर। तो अभी तक हम लोगों ने देखा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ओके, जिसमें से हम लोगों ने देखा 5 जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ 1946 टू लेके 1959, ठीक है, जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ। सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुआ 1959 टू लेके 1965, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा थर्ड जनरेशन, जो 1965 से लेके 1970 तक चला, जिसके अंदर यूज हुआ आईसी। और यही जनरेशन आगे तक आया जो माइक्रो प्रोसेसर में चेंज हो गया, यानी 1970 से लेके ऑनवर्ड्स अभी तक चला आ रहा है। एंड 5th जनरेशन जो 1992 से स्टार्ट हुआ, रोबोटिक जनरेशन, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, डेवलपमेंट में है, उसका आगे का कोई न्यूज नहीं है कि कहां तक पहुंच चुका, कितना काम बाकी है। तो आने वाले फ्यूचर में आप देखोगे 5th जनरेशन को वही यूज करना है। 5th जनरेशन में काफी कुछ उसके अंदर एडवांटेज है, उसके काफी कुछ उसके फायदे हैं। नाउ जनरेशन की हिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। हम लोगों ने ये भी देखा कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। तो ये रहा हिस्ट्री जनरेशन अबाउट कंप्यूटर। नाउ विल सी अबाउट कंप्यूटर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कैरेक्टर हमें देखना है कि क्या क्या है, ठीक है। इसके अंदर काफी पॉइंट्स है, बट थियोरेटिकल वे से हमें सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स देखने जो हमें अंडरस्टैंड हो, समझ सके हम कि एक्चुअली में कंप्यूटर का क्या कैरेक्टर है, क्या उसका फंक्शन लेवल है। ओके, नाउ देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट पॉइंट स्पीड, फर्स्ट पॉइंट स्पीड। नाउ कैरेक्टरिस्टिक की बात जहां पे आती है वहां पे कुछ एक्स्ट्रा ही होता है, कुछ अच्छा ही होता है और कुछ ज्यादा ही होता है। अगर स्पीड की बात करें हम, तो स्पीड मतलब कुछ कम तो होगी नहीं, कुछ ज्यादा ही होगी, तो ये कैरेक्टर में आता है, ठीक है। स्पीड मीन्स कंप्यूटर इज वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एग्जाम्पल कि अगर हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और कोई पर्सन दोनों का कंपेरिजन कर रहे हैं, ये बहुत तेज हिसाब करता है, मतलब कि कैलकुलेशन करता है, ये बहुत तेज कैलकुलेशन करता है, कौन, मशीन। तो दोनों में कंपैरिजन होगा, कौन तेज करता है, इंसान या मशीन। मशीन तेज कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ह्यूमन। इसके लिए वो कैरेक्टरिस्टिक में उसको डाला गया कि कंप्यूटर इज वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब स्पीड में हम लोग क्या देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक कंप्यूटर स्लो है, वो कंप्यूटर उससे फास्ट है, डिपेंड्स ऑन देयर यूनिट्स। तो स्पीड मेजर्ड इन हर्ट्ज, HZ, जिसको हम लोग कहते हैं हर्ट्ज, ओके, HZ। कंप्यूटर की जो स्पीड कैलकुलेट होती है वो हर्ट्ज में कैलकुलेट होती है। हर्ट्ज का कैसा चार्ट है जिसको हम लोग स्पीड में पूरी तरह से कैलकुलेट करते हैं और ये कंपेयर करते हैं कि क्या ज्यादा है। एग्जांपल के तौर पे कोई पर्सन वेट उठा रहा है, वजन उठा रहा है, और वो किसी कंपेयर में ज्यादा उठा सकता है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई सामान दे देंगे, कोई वेट का मतलब कोई भी आइटम्स दे देंगे और बोलेंगे इसको उठाओ, तो वो उठाएगा 20 kg, वो उठाएगा 30 kg, तो कैलकुलेशन हो गया 30 kg वाला ज्यादा उठा रहा है। वैसे ही कंप्यूटर की स्पीड का भी मेजरमेंट कुछ इसी तरह से, कौन से कंप्यूटर की स्पीड कितनी है वो कैलकुलेशन हम लोग उसके यूनिट से समझते हैं। मैंने कोई कंप्यूटर लाके रखा, आपने कोई कंप्यूटर लाके रखा, मैं कह रहा मेरा कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा है, आप कह रहे हो आपका कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा है, कैसे कैलकुलेशन होगा, चेक देयर प्रोसेसर स्पीड। मींस कंप्यूटर की स्पीड चेक करनी है ना हमें, और उसका क्या यूनिट है, यूनिट के हिसाब से जाएंगे। हर्ट्ज, हर्ट्ज में हर्ट्ज कहना ही सिर्फ काफी नहीं है कि मतलब हर्ट्ज 1000 हर्ट्ज हो गया,
या 500 हर्ट्ज होगा तो स्पीड बहुत होगी, नहीं, उसके यूनिट में काफी चेंजेस, जैसे कि ग्राम, किलोग्राम, उसके बाद टन की स्पीड, टन में चला जाता है, क्विंटल में चला जाता है। इस वजह से हर्ट्ज में कैसा होता है, हर्ट्ज क्या 1 हर्ट्ज, ये कब जाके चेंज होता है, जब 1000 हर्ट्ज होता है। 1000 हर्ट्ज, जैसे 1000 ग्राम होगा तो 1 kg होगा, वैसे ही 1000 हर्ट्ज होने के बाद 1 किलो हर्ट्ज हो जाता है, KHz। वैसे ही जब 1000 किलो हर्ट्ज हो जाता है तो वैसे ही 1000 किलो हर्ट्ज चेंज होने के बाद हो जाता है 1 मेगा हर्ट्ज, और 1000 मेगा हर्ट्ज जब एक साथ होता है तो हो जाता है वो 1 गीगा हर्ट्ज, और 1000 गीगा हर्ट्ज जब मिलता है तो 1 टेरा हर्ट्ज हो जाता है। ऐसे ही सीरीज है, ऐसे ही स्पीड की पूरी तरह से यूनिट यहां पे करके दिखा रहा हूं मैं, 1 पेटा हर्ट्ज। काफी इसी तरह से आगे भी सीरीज है। पेटा हर्ट्ज के बाद आप देखोगे तो एक्सा हर्ट है, एक्सा हर्ट्ज देखोगे, उसके बाद फिर जेटा हर्ट्ज है, जेटा हर्ट्ज देखोगे तो उसके बाद फिर योटा हर्ट्ज है। मींस कंप्लीटली 1000 होने के बाद यूनिट चेंज होते जाती है। नाउ यहां पे स्पीड का हम लोग समझ गए। एग्जांपल के तौर पे मेरे कंप्यूटर की स्पीड 2 गीगाहर्ट्ज है, तो किसी के कंप्यूटर की स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज, एज कंपेयर टू मेरी स्पीड से ज्यादा हो गई। बट उसमें भी प्रोसेसर की भी नेमिंग के ऊपर फर्क है। जैसे डुअल कोर हो गया, कोर हो गया, तो प्रोसेसर के ब्रेन के ऊपर भी डिपेंड है। कोर मीन्स कंप्यूटर के एप्लीकेशन के पावर्स। एक कोर, सिंगल कोर होना मीन्स स्पीड थोड़ी स्लो है, भले वो 2 गीगाहर्ट्ज या 3 गीगाहर्ट्ज होने दो। डुअल कोर 3 गीगाहर्ट्ज है, इसका मतलब कि उसकी स्पीड डबल है। डुअल कोर मीन्स एक प्रोसेसर में 2 एप्लीकेशन पे ध्यान देने का फंक्शन है उसके, मतलब वो उतना फंक्शन अप्लाई कर सकता है। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट इज स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स डेटा स्टोर करके रखने की उसकी क्षमता। नाउ अब अगर मैं स्टोरेज कैपेसिटी का बात करूं आपसे, तो स्टोरेज कैपेसिटी में क्या होगा, जितने भी हम लोग एप्लीकेशंस होते हैं, जितने भी डेटा होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। स्टोर करना मतलब कि कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, यानी कि मेमोरी की बात कर रहे हैं हम लोग। अब मेमोरी कितना होगा, एग्जाम्पल आप मोबाइल यूज करते हो, आपके पास मोबाइल मेमोरी कार्ड होगा, तो आप एक टाइम आता है कि वो फुल हो जाता है और आप कहते हो कि नहीं हो सकता, फिर क्या होगा, आपको दूसरा मेमोरी कार्ड डालना पड़ेगा, यानी वो मेमोरी कार्ड रखना पड़ेगा साइड में। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है कि मेमोरी होती है। अब उस मेमोरी के जो नाम है वो मैं आपको बताता हूं। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका मेमोरी फुल होगा तो आप कंप्यूटर चेंज कर दो, नहीं, आप स्टोरेज मीडिया को चेंज करो, यानी आपका वही कंप्यूटर काफी डेटा स्टोर करके रख सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी में क्या डिस्क्रिप्शन आएगा आपका कि कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन वेरियस डिवाइसेस लाइक सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क बहुत पुराना था, उसके बाद से सीरीज आई सीडी, फिर हार्ड डिस्क आया एंड पेन ड्राइव आया, उसके बाद वही हार्ड डिस्क एक्सटर्नल हो गया जो काफी साइज में होता है, काफी अमाउंट में हम लोग डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी लार्ज, स्मॉल नहीं है कि आप सोचो कि कंप्यूटर में डेटा बहुत कम स्टोर होगा, मैं 50-60 प्रोग्राम्स मैंने स्टोर कर दिया तो मेरा डेटा फुल हो गया, मीन्स मैं अब कंप्यूटर यूज नहीं कर सकता, अब कुछ उसमें फिट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आप उसको परमानेंट सेव करके साइड में रख सकते हो और उसके अंदर और भी डेटा फिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल कुछ लोग मूवीज स्टोर करके रखते हैं, मूवीज ज्यादा अगर देखा जाए तो काफी साइज में भी होती है। यूनिट्स बताता हूँ, 2 GB 4 GB हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। हम लोग एक ही रेशियो लगा रहे हैं, 80 GB का हार्ड डिस्क है, इसका मतलब मेरे पास 40 मूवीज आएगी, ऐसा नहीं है। आप मीडिया को चेंज कर सकते हो, एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, ओके। नाउ अब स्टोरेज कैपेसिटी में थोड़ा सा हम लोग यूनिट मेजर देखेंगे कि आखिर इसका यूनिट क्या है, ठीक है। इसका यूनिट है बाइट। बाइट ये यूनिट है, जैसे कि स्पीड का यूनिट था हर्ट्ज, वैसे ही स्टोरेज का यूनिट है बाइट। अब ये बाइट कहां से आया और कैसे बना, इसका डिटेल्स हम लोग देखेंगे स्टोरेज मीडिया के टाइम पे, स्टोरेज के लेक्चर के टाइम पे काफी कंप्लीट डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको चार्ट बता देता हूं कि बाइट्स कब जाके कैसे कैलकुलेट होगा, कितना क्या होता है, ठीक है। बाइट जो है ये मेन यूनिट नहीं है। बाइट जो है वो 8 बिट होके मिलता है, 8 बिट्स जब मिलता है तो 1 बाइट होता है। अब ये बिट्स क्या होता है, बिट्स अगर हम लोग बात करें तो बिट्स का मतलब होता है सिंगल बिट, इट मीन्स अ सिंगल बाइनरी। अ सिंगल बाइनरी, व्हाट इज बाइनरी? बाइनरी मतलब या तो 0 या तो 1, ठीक है, 0 and 1। इसका कॉम्बिनेशन अगर आप समझोगे तो आपको कंप्यूटर लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कंप्यूटर लैंग्वेज हम लोग
आफ्टरवर्ड डिस्कस करेंगे कि क्या है, काफी डिटेल्स में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। फिलहाल इतना ही समझो कि बिट्स मतलब बाइनरी, एंड बाइनरी मीन्स 0 और 1, या तो 0 या तो 1, ठीक है, सिंगल बिट। तो टोटल 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ऐसा आप ध्यान में रख के चलो कि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। सो 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, एंड व्हेन इट चेंज, यूनिट कब चेंज हो जाएगी आपकी बाइट, जब 1024 हो जाएगा, 1000 नहीं 1024। इसका एक अलग ही फंडा है, वो आपको उसी सेशन में बताऊंगा जब स्टोरेज मीडिया का लेक्चर होगा, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, 1024 एक्स्ट्रा ही होगा, आप 1000 कैलकुलेट करके मत चलो, 24 इज एक्स्ट्रा। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, 1 किलोबाइट, एंड 1024 KB इज इक्वल टू, किलोबाइट इज इक्वल टू 1 MB, सेम लाइक हर्ट्ज के जैसा, बस खाली क्या हो रहा है, 24 एक्स्ट्रा हो रहा है और हर्ट्ज की जगह पे बाइट आ रहा है, ठीक है। वही चार्ट सेम सीरीज स्टार्ट रहेगा, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, एंड 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, एंड 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, एंड 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, एंड 1024 PB इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट, and 1024 EB is equal to 1 zettabyte, and 1024 ZB is equal to 1 yottabyte। मीन्स ये सीरीज आती है कंप्लीट, अगर आप देखते जाओगे तो यहां तक, अभी तक आप कहीं भी जाके देखो, किसी भी मीन्स स्टोरेज की अगर कहीं भी आप डिटेल्स देखते हो कि कोई बुक मिलती है आपको अगर हार्डवेयर की, तो आप उसमें देखोगे तो ईबी तक का ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और अगर आप जाके नेट पे, इंसाइक्लोपीडिया पे या और किधर पे किसी साइट में जाकर आप चेक करते हो तो आपको योटाबाइट तक की लास्ट यूनिट दिखाई देगी, उसके बाद की यूनिट आपको बहुत ही रेयर है कि आपको मिलेगी। तो इतना ही योटाबाइट तक की आपको मैं यूनिट बता दे रहा हूं जो ये सीरीज में रहती है, जस्ट फॉर आपको ये कि यहाँ पे यही चीज ध्यान देनी है, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी एंड वाईबी। ओके, आपको समझ में आया? नाउ ये रहा स्टोरेज कैपेसिटी का, ठीक है। नाउ थर्ड वन एक्यूरेसी। अब कंप्यूटर के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो थोड़ी बहुत उसके प्लस पॉइंट की भी बात करेंगे कि क्या खूबी उसके अंदर है। तो एक्यूरेसी मतलब अगर मैंने कंप्यूटर से डेली का रोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, डेली स्टार्ट कर रहा हूं, तो डेली तो फंक्शन अलग हो गया। और अगर मैं एक ही घंटे में मैंने 50 बार स्टार्ट किया, 50 टाइम्स अगर मैंने स्टार्ट किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो क्या कंप्यूटर बोलेगा, रिप्लाई करेगा कि अभी कुछ टाइम पहले चालू किया था, नहीं चालू करना है? नहीं। या फिर मैंने अगर 2+2 ऐड किया, आंसर 4 दिया, वापस से 2+2 ऐड किया, 4 किया, कभी कंप्यूटर मुझे कोई इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट नहीं करेगा कि मैंने इसके पहले बताया था कि 4 है, ठीक है। क्यों? बिकॉज कंप्यूटर इज 100% एक्यूरेट मशीन। कोई भी आंसर देगा वो 100% एक्यूरेट आंसर के साथ ही देगा, कभी आपको रिप्लाई नहीं करेगा कि ये है, बिकॉज मशीन है इसके लिए। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक में आता है कंप्यूटर इज 100% एक्यूरेट मशीन। ओके, एक्यूरेट मशीन। नाउ फोर्थ पॉइंट, डिलिजेंसी। कंप्यूटर इज डिलिजेंस मशीन। व्हाट इज माय मीनिंग ऑफ डिलिजेंस? डिलिजेंस मतलब जैसे कि अगर हम लोग डिस्कस करें कि कोई पर्सन लेजी है, तो लेजी ये जो है उसके मतलब वीक पॉइंट है, मतलब कि वो उसका नेगेटिव पॉइंट है लेजी होना। लेकिन जो अच्छा है उसके लिए हम लोग लेजी नहीं बोले, हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लेजी नहीं है, आलसी नहीं है, ये काम अच्छा करता है, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर के लिए प्लस पॉइंट मिल रहा है, लेजी वर्ड नहीं आ रहा है, वो उसके लिए क्या आ रहा है, डिलिजेंस। कंप्यूटर डिलिजेंस मशीन मतलब कि एक काम आप 1000 बार दो, एक ही काम आप 1000 बार दो, उसी टाइम पे दो, फिर भी कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करेगा कि ये काम मैंने अभी करके दिया और आप बार बार क्यों पूछ रहे हो, या फिर आंसर रॉन्ग दे, कभी नहीं। इसके लिए कंप्यूटर क्या बोलते हैं, डिलिजेंस मशीन। आप कोई भी प्रोग्राम बार बार स्टार्ट करो, बार बार स्टार्ट करो, वो कभी आपको प्रॉम्प्ट नहीं करेगा कि आपने क्यों बार बार क्यों स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए कंप्यूटर क्या बोला जाता है, कंप्यूटर इज डिलिजेंस मशीन। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में बता रहा हूं आपको, वर्सेटिलिटी। इट मीन्स कंप्यूटर कैन डू अदर्स मशीन वर्क्स। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बोला, कंप्यूटर वर्सेटाइल मशीन। वर्सेटाइल मशीन मतलब कि अदर मशीन के वर्क अकेला करता है। कैलकुलेटर का भी काम करता है, वीडियो गेम का भी काम करता है, टीवी का भी काम करता है, रेडियो का भी काम करता है, ऑडियो टेप का भी काम करता है। मीन्स जो डिफरेंट मशीन्स कर रहे थे, जिनके लिए हम लोग को अलग से खरीद के उनको यूज करना पड़ रहा था, आज क्या हो रहा है, कंप्यूटर अकेला ही रह के वो सारे मशीन का काम कर रहा है। तो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 5 पॉइंट्स। थ्योरेटिकल वैसे अंडरस्टैंड करने के लिए ठीक है, देखा जाए तो काफी
बहुत सारे इसके पॉइंट्स है। कैरेक्टर के बारे में तो काफी पूरी एक बुक बन सकती है कैरेक्टर के बारे में, बट कुछ 5 पॉइंट्स है जो थ्योरेटिकल वे से हमें सीखने के लिए काम आती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके।